मार्वल, डीसी और स्पाई यूनिवर्स के फैन से ज़्यादा अगर कोई फैंस एक फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो वो है हेरा फेरी 3। लेकिन अगर आप हेरा फेरी 3 यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कहते हैं कि ये फिल्म अभी नहीं बननी चाहिए क्योंकि इसका वक्त चला गया है, एक्टर्स बूढ़े हो गए हैं और कॉमेडी का एरा बदल चुका है। लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं मानता यार। मैं 3 साल का था जब मैं अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म फिर हेरा फेरी थिएटर्स में देखी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब ये फिल्म टीवी पे आए और मैं ना देखूं। बाबूराव के डायलॉग्स मीम बनने से पहले हम स्कूल में यूज़ करते थे और आज तक यूज़ करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हेरा फेरी 3 एक फिल्म नहीं, वो प्रॉपर कमबैक हो जो बॉलीवुड की कॉमेडी को जिंदा करे और फिर से 2000s की कॉमेडी एरा को वापस लाए। पार्ट 3 को कैसे बनाना चाहिए उसे जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में फ़र्क क्या है। हेरा फेरी की कहानी 3 ऐसे लोगों के बारे में है जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबका अपना एक दर्द होता है। श्याम को खड़क सिंह के पैसे लौटाने थे, राजू को अपनी माँ को ओल्ड एज होम से निकालना था और बाबूराव को अपने परिवार के पुराने कर्जे चुकाने थे। और जब उन्हें कबीरा का फोन आता है तो वो उसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। राजू के प्लान्स, बाबूराव का फ्रस्ट्रेशन और श्याम की बेचैनी से फिल्म कॉमेडी तो लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशन इसकी कहानी और कैरेक्टर्स में है जो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और शॉर्टकट लेने के रिस्क के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ फिल्म में पैसे नहीं, अपने लिए समाज में इज्जत भी चाहते हैं। फिर हेरा फेरी इस पैटर्न से अलग चली जाती है। इसकी कहानी इनके अमीर होने के बाद से शुरू होती है, जहाँ लालच और बेवकूफियत से फिर से फंसते हैं। फिल्म का टोन नीरज वोरा के स्टाइल की वजह से बदल जाता है। इसमें नॉर्मल से हटके कैरेक्टर्स, ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस और स्केच कॉमेडी जैसे सीन्स आ जाते हैं, जैसे गोरिल्ला वाला, सर्कस वाला या तिवारी के वो चेले। कॉमेडी मस्त है पर इमोशन कहीं कम हो जाता है और ये 3 कैरेक्टर्स भी थोड़ा कार्टूनिश लगने लगते हैं। प्रियदर्शन और परेश रावल ने भी इस बात का जिक्र किया था। बहुत लोग अपने रिव्यूज में कहते हैं कि पार्ट 1 ज़्यादा मैच्योर है, जो कि एक हद तक सही है। पार्ट 1 रिलेटेबल और ग्राउंडेड था, उसमें उनकी ज़िंदगी के बोझ को हम महसूस कर सकते थे। पार्ट 2 धमाकेदार और एंटरटेनमेंट था, लेकिन कहीं इमोशन कम हो जाते हैं। और यहाँ पे हेरा फेरी 3 बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। पार्ट 1 का ऑडियंस अंकल लोग हैं, जबकि पार्ट 2 और पार्ट 3 के ऑडियंस हम हैं। पर फिर से एक प्रॉब्लम है, फिर हेरा फेरी को आए 19 साल हो गए हैं। हम बदल गए, सोसाइटी बदल गई और कॉमेडी के स्टैंडर्ड्स बदल गए। तो अगर मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे ना टिके तो उन्हें इन 4 प्रॉब्लम को जड़ से निकालनी होगी। ओवर एक्सपेक्टेशंस, लोग पार्ट 2 जैसे जोक्स, केओटिक सिचुएशंस और मीम बनाने के लिए कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि वही उनकी मेमोरी में है बचपन से। हम इन्हीं चीज़ों को देख के बड़े हुए हैं। लेकिन अगर मेकर्स इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ये फिल्म रिपीटेटिव लगने लगेगी। इसीलिए पार्ट 3 को सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म बनके नहीं रहना है, तो उसे इमोशनल और नैरेटिव ग्राउंडिंग भी चाहिए। प्रमोशन के वक्त क्रिएटर्स को, ऑडियंस को एक सही मैसेज देना पड़ेगा कि ये फिल्म सिर्फ मेम मटेरियल, स्केच कॉमेडी नहीं है, बल्कि एक इमोशन कहानी भी है। और ये माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है, वरना लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म देखने आएंगे और डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड होगी। इसका मैं अच्छा एक्सप्लेनेशन पॉइंट 4 में दूंगा। एज फैक्टर, कास्ट के साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कचरा सेट की ये वीडियो देखो। तब फिल्म में उनके दांत असली लग रहे थे, अब नकली लग रहे हैं। अक्षय की फोटो तब और अब। उनके लास्ट 3 फिल्म में, खेल खेल में, गुड न्यूज़ और हाउसफुल 5 में उनकी कॉमेडी थोड़ी नेचुरल नहीं लग रही है और उनका चेहरा खिंचा हुआ लग रहा है। मुन्ना भाई, तिवारी सेठ, राजपाल यादव, सब पे उम्र दिख रही है और उन्हें 20 साल पुराने कैरेक्टर्स जैसे बिहेव करवाना अननेचुरल लगेगा। इसीलिए स्टोरी को आगे वाले टाइमलाइन में सेट करना होगा। अगर मेकर्स इन्हीं कैरेक्टर्स को वही पुराने हरकतों में दिखाएंगे तो वो बहुत प्लास्टिक लगेगा, जैसे राजपाल यादव थे भूल भुलैया में। और ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि राजू, श्याम और बाबूराव जवान होकर फिर से मजाक नहीं कर सकते। वो जिंदगी में आगे बढ़ चुके कैरेक्टर्स हैं जो फिर से केओस में पड़ रहे हैं, वरना सबकी श्याम की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी। यहाँ से आता है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, पॉलिश की दुकान। ये सीन्स देखो, फिर ये। अब हेरा फेरी की सीन्स देखो। बस फिल्म का लुक चेंज करने से कॉमेडी पे कितना असर पड़ सकता है तुम यहाँ से जान सकते हो। अभी जितने भी फिल्में आए हैं उनमें क्लीन सेट्स, ओवर लाइटिंग और मेकअप से भरे एक्टर्स हैं, लेकिन हेरा फेरी की चार्म उसके रॉ फील से आता है।
वो गली मोहल्ले, थोड़ा सा मेसी इंटीरियर्स और मिडिल क्लास वाइब जो कॉमेडी को रिलेटेबल बनाती है। और अगर पार्ट 3 मॉडर्न तरीके में दिखाई गई तो उसकी ग्राउंडिंग वही मैनिस हो जाएगी और उसका कॉमेडी का इम्पैक्ट आधा रह जाएगा। फिल्म को रियल लोकेशंस और बिना ज़्यादा मेकअप के एक्टर्स के साथ मिलकर एक मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर में शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से पार्ट 3 की ऑथेंटिसिटी और कॉमेडी में रिलेटिबिलिटी आएगी। लेकिन आज की कॉमेडी का सीन पूरा ही अलग है। आज की कॉमेडी सोशल मीडिया की वजह से कॉमेडी का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हर टाइप के कॉमेडी बना रहे हैं, वो भी अच्छे राइटिंग के साथ। इन कंपैरिजन बॉलीवुड की कॉमेडी स्लो और प्रेडिक्टेबल है। फिल्म वाले क्वालिटी बढ़ाने के बजाय मीम से और पॉप कल्चर से जोक्स उठा के छापते हैं। सेक्स पे और बॉडी पे फालतू जोक्स मारते हैं और अच्छे एक्टर से ओवर एक्टिंग करवाते हैं। मेटा ह्यूमर डालते हैं जो कुछ साल के बाद ऑडियंस को ना घंटा समझ में आएगा। भूल भुलैया 3 में जब जवान का ये सीन आया था ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। हेरा फेरी की कॉमेडी उसकी वन लाइनर्स और कैरेक्टर रिएक्शंस पे है, जो कि सिर्फ स्टोरी से ही आ सकती है, जोक्स जोड़कर नहीं। मेरी मानो तो इस बार राइटिंग टीम मॉडर्न कॉमेडी को समझने वाले लोगों की होनी चाहिए, जैसे स्किट राइटर, स्टैंड अप कॉमेडियंस या जोक्स राइटर, जो टाइमिंग, रिलेटेबिलिटी और ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर को समझ सकते हैं। अगर एक बार राइटिंग सेट हो गई तो प्रियदर्शन नेचुरल वे में कॉमेडी को एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हेरा फेरी 3 ना ही पूरी कॉमेडी बन सकती है पार्ट 2 की तरह, ना ही सीरियस पार्ट 1 की तरह। ये आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में राजू, श्याम और बाबू राव के कैरेक्टर्स को एक एंडिंग देनी पड़ेगी, और ये सिर्फ कॉमेडी से नहीं बल्कि एक इमोशनल स्टोरी के साथ करना पड़ेगा। फिर हेरा फेरी के लास्ट सीन में 2 पॉसिबिलिटीज निकल सकती है, या राजू गन लेके ऊपर आएगा या नदी में गिर जाएगा। अगर गन्स लेके ऊपर आ गया तो वो उन्हें बेचकर अमीर बन जाएंगे, जिसे लूटने फिर से कोई आएगा और पार्ट 2 की तरह फिल्म बन जाएगी कॉमेडी वाली। लेकिन अगर वो नदी में गिर गया तो यहीं पर पूरी कहानी पलट सकती है, और वो कहानी क्या हो सकती है एक बार सुन लो। राजू नदी में गिर जाने के कुछ साल बाद श्याम और बाबू भैया हेरा फेरी बंद कर देते हैं और शराफत से जिंदगी जी रहे होते हैं, पर कर्जदार से वो परेशान है। श्याम एक छोटे काम करते हुए एक अच्छी नौकरी की तलाश में होता है। दोनों एक ऐसी जिंदगी में अटक गए हैं जहां उन्होंने अपने आप को समझा दिया है कि शायद उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। फिर एक शाम बाबू भैया के लाल फोन बजता है। श्याम और वो दोनों सोचते हैं जो इतने साल में नहीं बजा, आज क्यों बज रहा है। बाबू भैया घबरा कर उठाते हैं और वहां से आता है, हेलो, कबीरा स्पीकिंग। ये एक लाइन से दोनों की फट जाती है। फोन पकड़ने वाले हाथ कांप जाते हैं और श्याम उन्हें संभालने की कोशिश ही करता है। एक नेक्स्ट मोमेंट दरवाजा लात मारकर खुलता है। कबीरा सामने खड़ा है, पूरी नफरत से उन्हें घूरता रहता है और बोलता है कि वो सीधा जेल से निकलकर यहाँ आया है एक ही वजह से, बदला, क्योंकि उनके वजह से वो इतने दिन जेल में रहा है। बाबू भैया और श्याम लाचारी में उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। कबीरा चिल्ला के उन्हें चुप कराता है और बोलता है इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें कबीरा की मदद करनी पड़ेगी। वो चाहता है कि श्याम और बाबू राव देवी प्रसाद की पोती को फिर से किडनैप करने में उसे मदद करें। दोनों साफ मना कर देते हैं, पर कबीरा के लोग पहली अनुराधा के माँ, जिसका ख्याल श्याम रख रहा है, उसे घसीटते हुए लाते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। मजबूर होकर दोनों हाँ करते हैं। उस रात वो देवी प्रसाद के घर पहुंचते हैं। घर सुनसान है। कमरे की लाइट ऑन करते ही सबकी आंखें फटी रह जाती है। देवी प्रसाद बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा होता है और छाती में छुरा घुसा हुआ है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, पोती का कोई अता पता नहीं है। और तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। सब कोई भागने लगते हैं, पर तब तक पुलिस अंदर पहुंच चुकी होती है। कोई चारा नहीं रहने पर कबीरा और उसके लोग बंदूक फेंक देते हैं। श्याम और बाबूराव चुपचाप अपनी मंकी टोपी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक गैस बॉम्ब आकर फटता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। श्याम और बाबूराव को एक हेलमेट पहना हुआ आदमी हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। कुछ देर भागने के बाद बाबू भैया उसे रोक के पूछते हैं, तू कौन है रे? वो आदमी हेलमेट उतारता है और निकलता है राजू। ये मोमेंट सिर्फ शौक नहीं, नॉस्टैल्जिया का वो ब्लास्ट है। वो इतने साल से सोचते थे कि राजू मर गया है, पर वो एक अलग ही स्टोरी लेके वापस आया है। अब फिल्म का रियल थ्रिल शुरू होता है। इस तरह प्रियदर्शन फिल्म के पहले 15 मिनट सस्पेंस के साथ सेटअप करके उस सस्पेंस को फिल्म में कॉमेडी और इमोशन के साथ खोल सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में पहले बोला था।
लेकिन इस फिल्म का रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ है 22 साल का नॉस्टैल्जिया और दूसरी तरफ है मॉडर्न ऑडियंस की इवॉल्व टेस्ट। कॉमेडी आज सिर्फ फनी डायलॉग से नहीं चलती, उसके पीछे सॉलिड राइटिंग भी चाहिए। प्रियदर्शन उनके 2 फिल्म में काम कर रहे हैं, हैवान और भूत बंगला। पिछले कुछ सालों में उनकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं रही। उनके लास्ट 5 हिंदी फिल्म फ्लॉप हो गए हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि प्रियदर्शन आज के ऑडियंस को वैसे ही कमांड कर सकते हैं जैसे 20 साल पहले उन्होंने किया था। लेकिन एक बात सच है, अगर उन्हें नीरज वोरा जैसे एक अच्छे राइटर मिल जाए तो वो एक झटके में पूरी फिल्म पलट सकते हैं। उनके डायरेक्शन में टाइमिंग, कैरेक्टर रिएक्शंस और सिचुएशनल ह्यूमर का मैजिक वापस आ सकता है, क्योंकि इस फिल्म को एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए। राजू श्याम और बाबूराव जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स जो आज भी पॉप कल्चर को रूल करते हैं, एक अच्छा एंडिंग डिजर्व करते हैं। अगर मेकर्स ये बात समझ गए तो हेरा फेरी 3 पूरी तरह से रीइन्वेंट हो सकती है। अब बस हमें यही होप रखना है कि प्रियदर्शन वही जादू फिर से कर दे जिसका हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तू समझा ना? जी। चल।